गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रांस की क्रांति। उसी में आगे देखेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। जब क्या किया गया, रॉबेस्पियर को मार दिया गया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? संपन्न लोगों के हाथ में, मध्य वर्ग के जो संपन्न लोग थे। और उन्होंने नया संविधान बनाया और उस नए संविधान में क्या कहा गया कि जितने भी संपत्ति विहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको मत अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, वो मत नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और उन्होंने जो संविधान में 2 परिषदों को चुना गया और इन परिषदों के 5-5 सदस्यों वाली कार्यपालिका बनाई गई, जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। और जैकोबिन के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की, क्योंकि जैकोबिन समय में क्या होता था, एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका बनी थी, लेकिन अब कौन सी बना दी गई? 5 सदस्यों वाली। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और वो क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तब परिषद सोचती थी कि इसे बर्खास्त कर दिया जाए। और इन्हीं सभी बातों के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को आगे उदय होने का मौका मिल गया। और सरकार के इन स्वरूपों में कई परिवर्तन हुए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब आदर्श बने। और ये आदर्श दूसरे देशों, यूरोप के अन्य देशों के लिए भी बन गए। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। वो कह रहे कि आपने पहले भी देखा था कि महिलाएं लग गई थी, जब पुरुष चले गए थे, सेना में भर्ती हो गए थे, तो महिलाओं ने सारे काम संभाले थे। तो उन्हें उम्मीद थी कि जब ये क्रांति ख़त्म होगी तो उनके हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है, तो उनके जीवन के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। तीसरे स्टेट्स के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अब इसमें बताया गया कि जो तीसरे स्टेट्स की महिलाएं थी, वो अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए क्या करती थी? कपड़ों की धुलाई करती थी, सिलाई बुनाई करती थी, फल फूल बेचती थी, दूसरों के घरों में काम करती थी। ठीक है। और पढ़ाई लिखाई करने का उन्हें मौका नहीं मिलता था। जो केवल कुलीन परिवार की महिलाएं होती थी, उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था और वो भी कॉन्वेंट तक पढ़ पाती थी। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। और महिलाओं का काम जो है पालन पोषण करना था, जैसे खाना पकाना, लाइन लगाकर पाव रोटी वगैरह लाना, देख रेख करना अपने बच्चों की। फिर भी उनकी जो वो थी, पुरुषों की अकॉर्डिंग कम होती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा
लिए खुद राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। अब कह रहे हैं कि महिलाएं थोड़ी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने भी क्लब बना लिए और अखबारें भी निकाली और उनके कम से कम 60 क्लब देखने को मिले। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं को मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तक राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अब उन्होंने कहा कि क्या महिलाओं ने क्या मांग रखी थी, जो अपने क्लब वगैरह बनाए, अपनी सोसाइटी बनाई। उन्होंने मांग रखी कि उन्हें भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें जैसे निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था उससे बाहर निकाला जाए और उनके हितों के बारे में भी सोचा जाए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरतों दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। अब कह रहे धीरे धीरे सरकार ने थोड़ा सा महिलाओं के जीवन में सुधार करने की सोच ली और उन्होंने कई विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए और उन्हें कह दिया गया कि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी भी उनकी नहीं की जाएगी। ठीक है, और शादी जो है स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण भी किया जाता था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि भाई कोई तलाक ऐसे देगा तो कानूनी रूप से देगा। ठीक है, और मर्द और औरत दोनों को अर्जी देने का अधिकार दिया गया। उन्हें तरह तरह के महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने लगे। अब वो कलाकार वगैरह भी बन सकती थी। फिर राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब कह रहे हैं कि अब फिर भी महिलाओं की पढ़ाई लिखाई वाला रास्ता तो खुला, लेकिन राजनीतिक अधिकार अभी भी उन्हें नहीं मिले थे। वो वोट नहीं डाल सकती थी। ठीक है, अब जब क्या था कि अब क्या होने लगे, जब आतंक का राज चल रहा था उस टाइम महिलाओं की क्लबों को बंद किया जा रहा था और बहुत सी महिलाओं को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया और कुछ को फांसी भी दे दी गई थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। और वो कह रहे हैं कि वो संघर्ष में लगी रहीं और आखिर अपने संघर्ष में उन्होंने कामयाबी पाई और 1946 में उन्हें मत देने का अधिकार हासिल हो गया। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।